शुरुआत एक सवाल से ही करते हैं। हाँ, पूछिए। ये जो स्टॉक मार्केट है, क्या ये सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स का एक खेल है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? या फिर ये इंसानों के सपनों, उनके लालच, उनके डर, इन सब का एक आईना है जिसमें हमें अपनी ही शक्ल दिखती है? आज हमारे पास जो मटेरियल है वो है बुल्स, बेयर्स एंड अदर बीस्ट्स नाम की एक किताब की समरी। राइट। ये एक फिक्शनल ट्रेडर लालचंद गुप्ता की कहानी है। उसके मतलब अर्श से फर्श तक और फिर वापसी के सफर की एक पूरी जर्नी है। हाँ। और इस चर्चा का मकसद मार्केट के टेक्निकल्स नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे ह्यूमन एलिमेंट, उसकी साइकोलॉजी को समझना है। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए खास है क्योंकि ये किसी एक ट्रेडर की नहीं है। सही है। ये मार्केट के डीएनए की कहानी है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि जो साइकिल है ना, उम्मीद, फिर लालच, फिर डर और फिर सीख, होप, ग्रीड, फियर एंड लर्निंग। एग्जैक्टली ये हमेशा चलता रहता है। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, प्लेटफॉर्म्स बदल जाते हैं, लेकिन इंसानी लालच और डर का जो कोर सॉफ्टवेयर है वो वही रहता है। वो वही रहता है। ये कहानी हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाती है। तो कहानी शुरू होती है 1980s में। इंडिया की इकोनॉमी बस खुली रही है, लिबरलाइजेशन का टाइम। हाँ, और स्टॉक मार्केट एक अनजान जंगल जैसा है जिसके नियम बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट लालचंद गुप्ता एक यंग और एम्बिशियस ट्रेडर है। वो देखता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अंदर की खबरों से यानी इनसाइडर इन्फो से खेल रहे हैं, और आम जनता बस भेड़ चाल में लगी है। एक तरफ स्मार्ट मनी, दूसरी तरफ क्राउड। और उसी भीड़ को देखकर उसके मन में वो आहा मोमेंट आता है। राइट। जो हर ट्रेडर की लाइफ में आई थिंक कभी ना कभी आता है। उसे रियलाइज होता है कि मार्केट का इंजन लॉजिक या फंडामेंटल्स नहीं है, बल्कि इंसानी इमोशंस हैं। एग्जैक्टली उसने देखा कि ये मार्केट इमोशंस पर चलता है, लॉजिक पर नहीं। जब लोग डरते हैं तो अच्छी से अच्छी कंपनी का स्टॉक गिर जाता है। सही बात है। और जब लालच करते हैं तो बेकार स्टॉक भी आसमान छूने लगता है। और इसी एक ऑब्जर्वेशन से उसके अंदर एक नए बुल का जन्म होता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस इमोशन की लहर पर सवार हो जाऊं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। ये क्लासिक बबल फेज का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। बिहेवियरल फाइनेंस में इसे हर्ड बिहेवियर कहते हैं। हर्ड बिहेवियर? हाँ। जब हम देखते हैं कि सभी पैसा बना रहे हैं तो हमारा दिमाग लॉजिक बंद कर देता है। हमें लगता है कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। राइट। लहर में बह जाता है। वो इनसाइडर कनेक्शंस बनाता है, मार्केट मैनिपुलेशन का हिस्सा बन जाता है। मैनिपुलेशन से आपका क्या मतलब है यहाँ? क्या वो प्राइसेस को कंट्रोल कर रहा था? कंट्रोल से ज्यादा वो आग में घी डाल रहा था। एक ग्रुप मिलकर किसी छोटे स्टॉक को खरीदना शुरू करता है, उसके बारे में अफवाहें फैलाता है। ओके। प्राइस बढ़ने लगता है। आम लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में उसमें पैसा डालते हैं और प्राइस बढ़ता जाता है। और बढ़ता जाता है। लालचंद जैसे लोग इस गेम का हिस्सा बन जाते हैं। वो सोचता है कि उसने मार्केट को समझ लिया है, पर असल में मार्केट ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। तो लालचंद अब टॉप पर था। उसने मार्केट को क्रैक कर लिया था, या कम से कम उसे ऐसा लग रहा था। हाँ, लेकिन मार्केट की एक खासियत है, वो सबसे ज्यादा उसी को टेस्ट करता है जो खुद को इनविंसिबल समझने लगता है ना? बिल्कुल। इसे ही डनिंग क्रूगर इफेक्ट में पीक ऑफ माउंट स्टूपिड कहते हैं। पीक ऑफ माउंट स्टूपिड, वाओ। जब आपको थोड़ा सा ज्ञान होता है तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है। लालचंद वहीं खड़ा था। ओवर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि हर वार्निंग को इग्नोर किया जा रहा था, और हर गिरावट को डिप समझकर बाइंग अपॉर्चुनिटी माना जा रहा था। क्लासिक मिस्टेक। और उस पीक से गिरावट हमेशा बहुत तेज होती है। और वही हुआ। क्रैश का मंजर बहुत पावरफुल तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ट्रेडिंग फ्लोर पर हड़कंप, हर स्क्रीन लाल, हर फोन पर एक ही आवाज, सेल इट नाउ, बस बेच दो। लालचंद, जो कल तक हीरो था, जिसके टिप्स पर लोग लाखों लगा रहे थे, उसके चेहरे पर अब पसीना है। जो लोग कल तक बुल्स की सवारी कर रहे थे, अब उसी के नीचे कुचले जा रहे थे। यहाँ पर सोर्स आर्थिक नुकसान से ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर फोकस करता है। राइट। पैसा तो आता जाता है, लेकिन इज्जत और कॉन्फिडेंस का जाना ज्यादा तकलीफ देता है। क्रैश के बाद शहर में एक अजीब सी खामोशी है। लालचंद, जो हीरो था, अब विलन बन गया है। लोग उसे सड़क पर घूर रहे हैं। सोर्स में एक बहुत पावरफुल लाइन है, सक्सेस इन ट्रेडिंग इज टेम्पररी बट ह्यूमिलिटी इज फॉरएवर। उसका सारा कॉन्फिडेंस, सारी एरोगेंस एक झटके में टूट जाती है। उसके अंदर गिल्ट भी है और डर भी।
गिल्ट उन लोगों के लिए जिनका पैसा डूबा। और डर अपने फ्यूचर के लिए। हाँ, वो सोचने लगता है, क्या ट्रेडिंग वाकई मेरे लिए है? क्या मैं बस एक गैम्बलर हूं? लेकिन शायद यही गिरावट उसके लिए सबसे बड़ा सबक बनती है। यही टर्निंग पॉइंट है। यही टर्निंग पॉइंट है। वो समझता है कि मार्केट को हराना नहीं है, मार्केट को समझना है। समझना है। ये बिल्कुल समुद्र में तैरने जैसा है। आप लहरों से लड़ नहीं सकते, आपको उनके साथ तैरना सीखना पड़ता है। सही है। उससे एहसास होता है कि मार्केट में जीतने वाला वही है जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, ना कि मार्केट को। बेयर मार्केट भली डरावना हो, लेकिन वही असली इन्वेस्टर्स पैदा होते हैं। जैसा कहानी में कहा गया है, मार्केट मुझे गिरा सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। क्रैश के बाद वो मार्केट से दूर हो गया, लेकिन जो उसने अगला कदम उठाया, मुझे लगता है वो इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ट्रेडिंग जर्नल्स। हाँ, उसने ट्रेडिंग जर्नल्स बनाना शुरू किए। आमतौर पे लोग इसमें अपने ट्रेड्स लिखते हैं, ये खरीदा, वो बेचा, लेकिन वो कुछ और ही कर रहा था। वो अपनी इमोशंस को रिकॉर्ड कर रहा था। राइट। हर ट्रेड के पीछे का क्यों वो लिखता था। आज मैंने ये स्टॉक खरीदा, क्या मैंने रिसर्च की थी या बस किसी दोस्त ने कहा इसलिए? क्या मैं ये ट्रेड लालच में ले रहा हूँ या फोमो की वजह से? अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो मुझे कैसा लगेगा? वो अब चार्ट्स नहीं, अपनी साइकोलॉजी को एनालाइज कर रहा था। और ये सेल्फ अवेयरनेस ही उसके डर का इलाज थी। बिल्कुल। उसने सीखा कि मार्केट में जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। इसी सफर में उसकी मुलाकात एक मेंटोर से होती है, रघु। एक पुराना अनुभवी ट्रेडर जिसे मार्केट ने कई बार पटका है और सिखाया है। रघु उसे ट्रेडिंग के अहम नियम सिखाता है। सोर्स 2 नियमों को खास हाईलाइट करता है, सर्वाइवल और पेशेंस। ये सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं। सिंपल है, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। पहला नियम, हर ट्रेड में सर्वाइवल तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए, प्रॉफिट बाद में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है हर ट्रेड लेने से पहले सोचो कि अगर ये गलत हुआ तो मैं कितना खो सकती हूँ। प्रॉफिट तो मार्केट देगा, लेकिन कैपिटल बचाना आपके हाथ में है। एग्जैक्टली। ये आपको गेट रिच क्विक से स्टे इन द गेम मेंटालिटी पर लाता है। और दूसरा नियम, पेशेंस एक ट्रेडर का सबसे बड़ा वेपन होता है। ये तो और भी मुश्किल होगा, मार्केट तो हर सेकंड बदल रहा है। हाँ, वहां पेशेंस कैसे रखें? रघु उसे समझाता है कि पेशेंस 2 तरह का होता है। एक, सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने का पेशेंस, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। ओके। और दूसरा, एक बार अच्छा ट्रेड लेने के बाद उसमें आराम से बैठने का पेशेंस, ताकि वो आराम से ग्रो कर सके। हाँ, इंपल्सिव लोग यही 2 जगह गलती करते हैं, या तो गलत टाइम पर घुस जाते हैं या सही ट्रेड से जल्दी निकल जाते हैं। तो अब वो फंडामेंटल्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग जैसी चीजें सीख रहा था। ये उसके पुराने टिप बेस्ड ट्रेडिंग से कितना अलग था? जमीन आसमान का फर्क था। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का सिंपल मतलब है कि आप हर 1 रुपए के रिस्क पर कितने रुपए का पोटेंशियल प्रॉफिट देख रहे हैं। अच्छा। अगर आप 1 रुपए खोने को तैयार हैं 2 रुपए कमाने के लिए, तो ये एक अच्छा रेशियो है। और पोजीशन साइजिंग? यानी आप अपने टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में लगाते हैं। कभी भी एक ही ट्रेड में सारा पैसा नहीं डालना। ये चीजें आपको गैम्बलर से प्लानर बनाती हैं। हाँ, लालचंद अब मार्केट को एक कसिनो की तरह नहीं, एक चेस बोर्ड की तरह देखने लगता है, जहां हर मूव सोच समझ कर लिया जाता है। तो कई महीनों बाद लालचंद मार्केट में वापसी करता है, लेकिन इस बार उसकी चाल में अहंकार नहीं, शांति थी। उसने एक छोटा वेल रिसर्च्ड ट्रेड लिया, लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद डर तो मन में बैठ जाता होगा। बिल्कुल बैठ जाता है। साइकोलॉजी में इसे रीसेंसी बायस कहते हैं। रीसेंसी बायस? आपका हाल का अनुभव, खासकर अगर वो नेगेटिव हो, आपके फ्यूचर डिसीजंस पर हावी हो जाता है। आप हर ट्रेड में डरने लगते हैं। इसलिए उसकी नई स्ट्रैटेजी इतनी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, उसके 3 हिस्से थे, रिसर्च, एग्जीक्यूशन और रिफ्लेक्शन। रिसर्च ट्रेड से पहले, एग्जीक्यूशन ट्रेड के दौरान और रिफ्लेक्शन ट्रेड के बाद, चाहे वो जीते या हारे। सही। उसके कमबैक का पहला ट्रेड कैसा रहा? उसका पहला ट्रेड एक अंडरवैल्यूड कंपनी में था। पूरी रिसर्च के बाद प्रॉफिट लाखों का नहीं था, लेकिन वो प्राइसलेस था। प्राइसलेस था, क्योंकि उसने उसके टूटे हुए कॉन्फिडेंस को वापस लाया। अब वो हर ट्रेड से पहले खुद से सवाल करता, क्या मुझे इस कंपनी का बिजनेस समझ आ रहा है? क्या मैं इस ट्रेड में होने वाला मैक्सिमम लॉस एक्सेप्ट कर सकती हूँ? और अगर किसी भी सवाल का जवाब ना होता, वो ट्रेड छोड़ देता। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने ट्रेडर्स ऐसी ऑनेस्टी खुद के साथ रखते हैं? बहुत कम। और इसलिए
सोर्स एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता है, नो ट्रेड भी एक ट्रेड होती है। मतलब मार्केट में पैसा ना लगाना भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। बिल्कुल। जब समझ ना आए तो साइड पर बैठना, अपने कैपिटल को बचाना, यही सबसे समझदारी वाला ट्रेड है। धीरे धीरे मार्केट में उसकी पहचान एक इम्पल्सिव ट्रेडर से बदलकर एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर के रूप में बनती है। लोग उसे सलाह लेने आते हैं और वो कहता है, मैंने मार्केट को नहीं बदला, मैंने खुद को बदला। उसने एक छोटी इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की जहां उसकी फिलॉसफी सिंपल थी, प्रॉफिट टेम्पररी है लेकिन प्रोसेस परमानेंट है। लेकिन मार्केट का साइकिल तो रुकता नहीं। कुछ साल बाद मार्केट फिर से बूम पर था। फिर से एक नई जनरेशन के ट्रेडर्स, जिनके लिए पुराना क्रैश बस एक कहानी थी, मार्केट में आ चुके थे। इस बार इनसाइडर टिप्स की जगह सोशल मीडिया, यूट्यूब एनालिस्ट थे। सब शॉर्ट टिप दे रहे थे। हाँ, लालचंद इस नई भीड़ को दूर से देखता और मुस्कुराता। हाँ, क्योंकि उसे अपनी पुरानी गलती याद आती। यहाँ पे साइकिल का कॉन्सेप्ट बहुत साफ दिखता है। ग्रीड का माहौल वैसे ही था। वैसा ही था, बस जरिया बदल गया था। लालचंद का एक डायलॉग है जो मार्केट की सच्चाई बताता है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, पर उसकी गूंज सुनाई देती है। वाह! पार्टिसिपेंट्स बदल जाते हैं पर पैटर्न वही रहता है। वो पहले से ही आने वाले तूफान के संकेत पढ़ रहा था। जैसे कि कौन से संकेत? सोर्स दो चीजों पर फोकस करता है, बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी और इनसाइडर सेलिंग। ओके, वॉलेटिलिटी यानी मार्केट में उतार चढ़ाव का बढ़ जाना। हाँ, जब मार्केट बिना किसी खास वजह के बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगे तो ये एक आम तौर पर टॉप का सिग्नल होता है। और इनसाइडर सेलिंग यानी जब कंपनी के बड़े ऑफिशियल्स या प्रोमोटर्स अपने ही शेयर्स बेचने लगे। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि उनसे बेहतर कंपनी की अंदर की हालत को कौन जानता है। सही बात है। तो जब ग्लोबल पैनिक शुरू होता है और मार्केट फिर से क्रैश होता है, लोग पैनिक में बेच रहे होते हैं, लेकिन इस बार लालचंद तैयार था। हाँ, इस बार वो पैनिक नहीं करता, बल्कि ऐसी मजबूत कंपनीज की तलाश करता है जिनके स्टॉक सिर्फ डर की वजह से सस्ते हो गए थे, ना कि उनके बिजनेस में कोई खराबी थी। करेक्ट। उसका प्रिंसिपल था, जब सब बेच रहे हो मैं सीखूंगा, जब सब डर रहे हो मैं सोचूंगा। उसने गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन शुरू की। अच्छे स्टॉक्स को सस्ते दाम पर खरीदा। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि जब मार्केट ने वापसी की तो उसका पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल हो चुका था। सोर्स में उसकी सीख को ब्यूटिफुली कैप्चर किया गया है। क्या? वेल्थ इजंट मेड बाय प्रिडिक्टिंग द स्टॉर्म, इट्स मेड बाय सर्वाइविंग इट। उसने तूफान का अंदाजा नहीं लगाया, उसने बस तूफान में टिके रहने की तैयारी की थी। एग्जैक्टली। अब लालचंद एक लेजेंड बन चुका था, जिसे लोग द सेज ऑफ दलाल स्ट्रीट कहते थे। लेकिन अब उसका फोकस पैसा नहीं था। नहीं, अब वो अपनी लर्निंग्स को आगे बढ़ाना चाहता था। उसने एक ट्रेडिंग स्कूल शुरू किया। पर वहां चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा माइंडसेट सिखाया जाता था। हाँ, उसका पहला लेक्चर इन शब्दों से शुरू होता है, मार्केट तुम्हें अमीर बना सकता है, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें विनम्र यानी हम्बल बनाएगा। वो कहता था कि मार्केट एक ऐसी मशीन है जो आपके अहंकार यानी ईगो को। तो उसने अपने स्टूडेंट्स जैसे अर्जुन को 3 मुख्य बातें सिखाई: डिसिप्लिन, पेशेंस और ईगो कंट्रोल। लेकिन डिसिप्लिन का आखिर मतलब क्या है यहाँ? क्या इसका मतलब है कि आप कभी रिस्क ना लें? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है एक सिस्टम के साथ ट्रेड करना, ना कि गट फीलिंग पर। ओके। इंटेलिजेंस आपको बता सकती है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, लेकिन डिसिप्लिन आपको बताएगा कि उसमें कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। और अगर ट्रेड गलत हो जाए तो लॉस कितना लेना है? हाँ, जिसे स्टॉप लॉस कहते हैं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बिना हेलमेट के बाइक चलाने जैसा है। इसलिए डिसिप्लिन बीट्स इंटेलिजेंस। और ईगो कंट्रोल, ये तो सबसे मुश्किल होगा। जब आपके ट्रेड सही जा रहे हों तो ईगो तो आएगा ही। बिल्कुल। ईगो इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो आपको मैं गलत नहीं हो सकता वाली फीलिंग देता है। और मार्केट में आप हमेशा सही नहीं हो सकते। कभी नहीं। ईगो आपको अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करने देता। आप सोचते हैं थोड़ा और रुक जाता हूं, मार्केट वापस आएगा। और वो छोटा सा लॉस एक बड़ा नुकसान बन जाता है। इसलिए तीसरा नियम था, ईगो डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। लालचंद की फिलॉसफी एक मूवमेंट बन जाती है। लोग फास्ट मनी के पीछे नहीं, स्मार्ट मनी की बात करने लगते हैं। उसकी लेगेसी, उसकी वेल्थ नहीं, बल्कि उसके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ट्रेडिंग कल्चर को बदल दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट काम ट्रेडर शुरू किया, जिसका मकसद था ट्रेडर्स को इमोशनल अवेयरनेस सिखाना। राइट। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो लालचंद ने ट्रेडिंग को एक ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी यानी पैसे के लेन देन से एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी बना दिया। हाँ,
खुद को बदलने का सफर। उसकी सबसे बड़ी विरासत ये सोच थी कि द रियल बीस्ट टू टेम इज नॉट इन द मार्केट, इट्स इन योर ओन माइंड। मार्केट तो बस एक आईना है। बिल्कुल, अगर तुम साफ सोचोगे तो साफ देखोगे। अगर आपके दिमाग में लालच है तो मार्केट में हर तरफ अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और अगर डर है तो हर तरफ रिस्क दिखेगा। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? लालचंद गुप्ता की कहानी एक ट्रेडर की जीत या हार से कहीं ज्यादा है। ये खुद पर काबू पाने की डिसिप्लिन, पेशेंस और ह्यूमिलिटी सीखने की कहानी है। ये दिखाती है कि मार्केट का सबसे बड़ा रिस्क चार्ट पर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर होता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, हम खुद हैं। बिल्कुल सही। अंत में कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? हम मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन शायद मार्केट का असली मकसद हमें पैसा देना नहीं, बल्कि हमें खुद से मिलवाना है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपका लालच, आपका डर, पेशेंस, डिसिप्लिन सब टेस्ट होता है। सोचने वाली बात है कि क्या मार्केट सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल है, या वो जिंदगी को समझने का एक आईना में है।